हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन। चैप्टर हमारा है 6, खेलों में परीक्षण और मापन। इसको हम यहाँ पे करने वाले हैं, डिटेल में इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर में से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हम कवर कर देंगे, ठीक है। और आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, फ्री में आपको नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। यहाँ पे eklavyastudypoint.com, इस पे जाना है, क्लास 12th में जाना है, सब्जेक्ट में जाना है, ये टेबल आएगी, यहाँ से आप नोट्स को पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि विद्यालय में फिटनेस टेस्ट। अब देखिए, विद्यालय की अगर मैं बात करूं तो मेनली आप ये मान लीजिए क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के जो स्टूडेंट है ये विद्यालय वाले स्टूडेंट, ठीक है। अब आप ये मत कहना नर्सरी में भी बच्चे होते हैं, यूकेजी एलकेजी में भी होते हैं, उसे भूल जाओ। आप ये मान लीजिए कि पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चे हैं, ठीक है। अब स्कूल में ये जो बच्चे होते हैं इनका फिटनेस कैसे टेस्ट किया जा सकता है, उसके कई सारे मेथड होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसको अगर हम स्टूडेंट्स के फिटनेस टेस्ट को देखें तो उसको हम दो कैटेगरी में बांट देंगे, यानी इनके दो अलग अलग एज ग्रुप बांट देंगे, ठीक है। और या फिर आप उसको क्लास के माध्यम से भी देख सकते हो, जैसे मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखो, एक एज ग्रुप है 5 साल से लेके 8 साल तक का, दूसरा एज ग्रुप है 9 साल से लेके 18 साल तक का, ठीक है। यानी जो बच्चा पहली से तीसरी क्लास में होता है वो 5 से 8 साल का होता है, इसके आसपास ही होगा, ठीक है। और जो क्लास 4 से लेके क्लास 12 तक होगा तो वो 9 साल से 18 साल तक का होगा। तो ये एज ग्रुप हमने बांट दिया है। अब देखो, बच्चा जब पहली क्लास, दूसरी क्लास या तीसरी क्लास में होता है तो वो काफ़ी छोटा बच्चा होता है, ठीक है। अब छोटे बच्चे की फिटनेस टेस्ट के लिए अगर आप उससे कुछ हैवी एक्सरसाइज करवा दो या कुछ भी हैवी करवा दो तो वो बच्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि छोटा बच्चा है। अब सोचो, पहली दूसरी तीसरी का बच्चा कितना छोटा का, तो उससे कुछ नॉर्मल से टेस्ट कराए जा सकते हैं, ठीक है। उसका बीएमआई चेक किया जा सकता है और ये देखा जा सकता है कि भाई वो रनिंग हल्का फुल्का कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, ठीक है। उसकी मूवमेंट को चेक कर सकते हैं। तो उसके कुछ मेथड होते हैं। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, क्लास 4th में 5, 6, 7, 8, 9, 10th, 11, 12th इस तरीके से चला जाता है, तो उसको थोड़े से हम हैवी जो फिटनेस टेस्ट हैं वो करा सकते हैं। तो वो क्या क्या है इसको देख लेते हैं। तो देखो, जब बच्चा छोटा है, या मान लीजिए क्लास 1 में पढ़ता है, क्लास 2 में पढ़ता है, क्लास 3 में पढ़ता है, छोटा बच्चा है, तो उसका हम कौन सा टेस्ट कर सकते हैं? तो उसका टेस्ट कर सकते हैं बीएमआई टेस्ट, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स देख सकते हैं। और बॉडी मास इंडेक्स में क्या होता है, इसमें ये देखा जाता है कि जो बच्चा है उसका वेट कैसा है, कहीं वो अंडर वेट तो नहीं है, कहीं वो ओवर वेट तो नहीं है, वो हेल्दी है, फिट एंड फाइन है या नहीं, ये देखा जाता है। फिर एक दूसरा टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, ठीक है। इस टेस्ट को कराया जा सकता है, ये बहुत सिंपल टेस्ट है, आपको बताऊंगा। फिर ये प्लेट टैपिंग टेस्ट है, ये छोटे बच्चों में कराया जा सकता है, 5 साल से लेकर 8 साल के बच्चों में। अब बात करते हैं दूसरी तरफ, अगर बच्चा बड़ा है, क्लास 4 से लेकर 12 तक का है, यानी कि 9 साल से लेकर 18 साल तक का है, तो बहुत सारे टेस्ट आ जाते हैं, ठीक है। इसमें आपका बीएमआई हो जाएगा, सिट एंड रीच हो जाएगा, 600 मीटर रन हो जाएगा, इसमें एक 50 मीटर रन भी होता है, वो भी कराया जा सकता है, पुशअप्स कराए जा सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे कौन कौन सी मेथड है जिनसे हम उनके ठीक है उनकी फिटनेस को टेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीएमआई का, यानी बॉडी मास इंडेक्स। आप सभी जानते हैं बीएमआई क्या होता है। बीएमआई के जरिए ये देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी पर्सन, क्या वो अंडर वेट तो नहीं है, यानी उसका वजन कहीं कम तो नहीं है, क्या उसका वजन नॉर्मल है, सामान्य है, या वो मोटापे का शिकार है, ठीक है। अंडरवेट है या ओवरवेट है या फिजिकली फिट है, ठीक है। तो ये बीएमआई के जरिए चेक होता है। आप सभी अपनी बॉडी मास इंडेक्स चेक करा सकते हैं, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए समझते हैं। अब देखो, यहाँ पे आपको 3 तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं। इस मेरे पीछे जो पिक्चर है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको 3 तरह के लोग दिख रहे हैं। सबसे पहले एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको दुबला पतला दिख रहा होगा, ठीक है, कमजोर सा। फिर दूसरी तरफ आपको एक ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो आपको थोड़ा फिट एंड फाइन दिख रहा है, हेल्दी दिख रहा है। और तीसरी तरफ आपको एक ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो कि ओवरवेट है, यानी कि जिसका वजन ज्यादा है, जो मोटापे का शिकार है, ठीक है। अब आप इसमें से क्या होना चाहते हो? तो आप कहोगे जाहिर सी बात है, हम तो फिट होना चाहते हैं, हर कोई फिट होना चाहता है, लेकिन हर कोई फिट होता नहीं है। कुछ अंडरवेट भी होते हैं, तो कुछ ओवरवेट भी होते हैं और कुछ फिट भी होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे पता करते हैं कि कौन फिट है, कौन अंडरवेट है, कौन ओवरवेट है, इसका क्या क्राइटेरिया है, वो हमको बीएमआई से पता लगता है, यानी बॉडी मास इंडेक्स से पता लगता है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के द्वारा हम अपनी जांच कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर्मूला क्या है, अगर बीएमआई निकालना है तो हमको अपना वजन निकालना है केजी में। जैसे मान लो मैं अपना बीएमआई निकालूं तो मेरा वजन 70 केजी है, मान लीजिए कि मेरा वेट 70 केजी है, तो मैं अपने वेट को ऊपर रख दूंगा, ठीक है। फिर इसके नीचे आपको क्या रखना है, हाइट इंटू हाइट, यानी कि आपकी जो हाइट निकालनी है वो मीटर में निकालनी है, याद रखना।
मीटर में। आप फिट में निकालते हो तो फिट को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत सिंपल होता है। गूगल पे जाओ, फिट टू मीटर, ठीक है, बस इतना लिख दो, एक कैलकुलेटर आएगा, फिट में लिख दोगे वो मीटर में उसको कन्वर्ट कर देगा। फिर जो भी आपकी हाइट आ रही है उसको मल्टीप्लाई 2 बार कर देना, ठीक है, यानी मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। फिर उससे इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपका बॉडी मास इंडेक्स आ जाएगा। अब बीएमआई अगर आपका 18.5 यानी 18.5 से कम आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति का भी कम आ रहा है वो अल्प भार है, यानी कि अंडरवेट है, उसमें वजन कम है, वो दुबला पतला कमजोर है। लेकिन अगर उसका बीएमआई 18.5 से लेके 24.9 तक आ रहा है या 25 तक आ रहा है तो आप ये मान लीजिए कि वो ठीक है, मतलब फिट है, सामान्य माना जाता है, उसको नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर मान लो कोई 25 से ऊपर जा रहा है, 25 से 29 तक जा रहा है, 29.9 तक जा रहा है, तो इसका मतलब वो ओवरवेट है, ठीक है। ओवरवेट में भी अब कैटेगरी होती है, मोटा, बहुत मोटा और मोटा, इस तरीके से। तो मोटापे में भी ये 3 कैटेगरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन से लेवल पे कौन जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है बीएमआई निकालने का तरीका। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी आपके सामने एक फॉर्मूला दोबारा से दे दिया है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यानी अंडरवेट कौन है, ठीक है, हेल्दी किसको माना जाएगा, ओवरवेट किसको माना जाएगा, फिर ओबीज कौन है, जो एक्सट्रीमली ओबीज है यानी बहुत ही ज्यादा मोटा है उसका इतना होगा। ये बीएमआई दे रखा है। तो बीएमआई हम सभी का माप सकते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा बच्चा हो, चाहे किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, उसका बीएमआई निकाला जा सकता है। जैसे मैंने अपना बीएमआई निकाला तो मेरा बीएमआई जो आया था शायद वो 22 या 22.5 के आसपास आया था, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल में ही आएगा। इस तरीके से आप भी अपना बीएमआई निकाल सकते हो और निकाल के मुझे कमेंट में बता सकते हो। चलो फ्लेमिंगो बेस्ड टेस्ट की बात कर लेते हैं। अब ये जो टेस्ट है ये छोटे बच्चों में उनका जो संतुलन होता है उसको चेक करने के लिए कराया जा सकता है। संतुलन कैसे चेक करेंगे कि उसका बैलेंस बन पाता है नहीं बन पाता, तो उसके लिए क्या करना है, नीचे एक ईंट ले लो या कोई भी ऐसी चौकोर चीज हो, उस पर एक पैर के बल खड़ा करना है, दूसरे पैर को मोड़ना है टांग को, और अपने हाथ से पकड़ के हिप के पास इस पैर को लाना है और हाथ से होल्ड करना है, और इस तरीके से फ्लेमिंगो जो बर्ड होता है ना उसकी तरीके से यूं करके अपना बैलेंस बनाना है। और इसमें एक स्टॉप वॉच वगैरह चाहिए होता है, उसमें टाइम देख लिया जाता है कि कितनी देर तक वो अपना बैलेंस बनाकर रह पा रहा है, ठीक है। इसी को कहते हैं फ्लेमिंगो बेस्ड टेस्ट। तो चलो देखते हैं। इस टेस्ट के द्वारा एक पैर पर खड़े होने की क्षमता को मापा जाता है। और क्या चाहिए इसके लिए उपकरण, एक समतल सतह चाहिए यानी एक फ्लैट सतह चाहिए, एक ईंट मिल जाए तो उससे काम चल जाएगा, या कोई दूसरी चौकोर वस्तु होनी चाहिए, या एक स्टॉप वॉच भी मिल जाए तो ये भी सही है। तो ये तीनों चीज़ें हों तो ये टेस्ट कराया जा सकता है। प्रोसेस क्या होता है आप सभी जानते हैं, एक पैर को ईंट पे रख के खड़े होना है, फिर दूसरे पैर को ऊपर उठाना है, बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है, देखना है कि कितनी देर तक, 60 सेकंड तक रहना होता है। अगर कोई 60 सेकंड तक रह जाता है तो उसका बैलेंस ठीक माना जाता है, अगर नहीं रह पाता है तो उसको सही नहीं माना जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद दूसरा टेस्ट है प्लेट टैपिंग टेस्ट। इसके बारे में देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, एक आपके सामने टेबल होती है, उस पर एक आयत ऐसा रख दिया जाता है, उस पर एक हाथ जो होता है टेबल पे एक हाथ फिक्स रख दिया जाता है, उससे दबा देते हैं, ठीक है, दूसरे हाथ को छोड़ दिया जाता है। अब इस हाथ से यहाँ पे 2 डिस्क होती है येलो कलर की, यानी 2 येलो कलर की डिस्क रख दी जाती है। अब उसको बहुत जल्दी जल्दी इसको टैप करना है, पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इस तरीके से। यानी कि मान लो मैंने यहाँ पे हाथ रख के फिक्स रख दिया, ऐसे 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 जल्दी जल्दी करना होता है, इसी को कहते हैं प्लेट टैपिंग टेस्ट, ठीक है। तो अब ये भी छोटे बच्चों में कराया जा सकता है, सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो क्या क्या चाहिए, एक टेबल हो जाए, 2 पीली डिस्क चाहिए, एक आयत चाहिए, एक स्टॉप वॉच चाहिए, ठीक है। मेज पर 2 पीली डिस्क जो है वो रखनी है, उसके केंद्र के बीच की दूरी जो है वो 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोनों डिस्क के बीच में क्या होगा, एक आयत रख देना, एक रेक्टेंगल रख देना, यानी एक आयत ऐसे हो जाएगा, एक डिस्क यहाँ पे, एक डिस्क यहाँ पे, इस पे हाथ फिक्स हो जाएगा, इन दोनों पे टैप करना होगा, ठीक है। तो अपने पसंदीदा जो हाथ है उसको आयत पे रखें और ऐसे करके टैप करना है, उसमें देखना है कि कितनी जल्दी जल्दी कर पा रहा है, जितनी जल्दी जल्दी कर पाएगा उसका बैलेंस उतना ठीक माना जाता है, ठीक है। तो ये क्रिया जो होती है वो 25 जो उसके पूरे चक्र होते हैं उसमें दोहराई जाएगी। स्कोर जो होता है उसका वो 25 चक्रों का पूरा करने में लगने वाला समय देखा जाएगा, यानी कि उसने 25 चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाया है उस टाइम को देखा जाएगा, उसके आधार पे उसका स्कोर करा जाएगा, ठीक है। जो जितनी जल्दी कर लेगा उसका स्कोर उतना अच्छा होगा। फिर इसके बाद ये टेबल आपकी जो सपोर्टिंग है उसमें दिख जाएगा। इसमें अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो 9 से 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, ये तो चलो सिंपल टेस्ट है, बीएमआई वगैरह निकालना, प्लेट टैपिंग कराना, फ्लेमिंगो बेस्ड टेस्ट कराना, वो छोटे बच्चों में कराया जा सकता है। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं उनमें क्या क्या कराया जा सकता है, तो उनमें भी आप बीएमआई निकाल सकते हो। बीएमआई क्या है ये बताने की जरूरत नहीं, हमने पढ़ लिया है।
50 मीटर की गति परीक्षण। अब आप कहोगे कि 50 मीटर ज़्यादा नहीं होता, आप सभी जानते हैं 50 मीटर ज़्यादा नहीं होता, तो इसमें क्या चेक किया जाता है, इसमें ये चेक करी जाती है कि उसकी स्पीड क्या है, यानी स्पीड को टेस्ट करने के लिए ये 50 मीटर की एक रन कराई जा सकती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें टाइम देखा जाएगा कि 50 मीटर की दूरी जो तय कर रहे हैं उसमें टाइम कितना लगा रहे हैं, उसके आधार पे उसको स्कोर दिया जाता है। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए, घड़ी चाहिए, स्टॉप वॉच और एक ट्रैक चाहिए जहाँ पे उनको दौड़ना होगा। इसी के बाद फिर ऐसे ही सेम 600 मीटर की दौड़, 600 मीटर की दौड़ जो है एक बड़े एरिया में होगी, तो उसके लिए भी सेम यही चीज़ें चाहिए। ठीक है, इसमें भी टाइम देखा जाएगा। फिर सिट एंड रीच है, और इसके बाद है एब्डोमिनल जो आंशिक कर्ल है, ये सारी चीज़ें मैं आपको कराने वाला हूँ। पुशअप हो गया लड़कों के लिए, ठीक है, फिर संशोधित पुशअप हो गई लड़कियों के लिए। ये जितनी चीज़ें बताइए ना बड़े बच्चों के लिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, बस आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कितना है। अब एक एक करके करते हैं। देखो, चाहे 50 मीटर की रन हो या मान लीजिए आपकी 600 मीटर की रन हो, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए एक ट्रैक चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए, वहाँ पे सबको रन कराया जा सकता है। ठीक है, उसकी एक पोजीशन लेनी होती है, और जो कम समय में मतलब पहुँच जाता है अपने टारगेट को, वो वहाँ पे विन कर जाता है। तो अब बात कर लेते हैं एब्डोमिनल आंशिक कर्ल, ये क्या होता है इसको देखते हैं। इसमें ना सहन क्षमता नापी जाती है कि कितनी शक्ति है हमारी और कितनी सहन क्षमता है। इसके लिए एक मैट चाहिए, कोई चटाई हो जाए, ठीक है, और एक स्टॉप वॉच चाहिए। इसमें कैसे करना है, आप एक इमेज और एक वीडियो के जरिए देखो। ये एक पोजीशन होती है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इस पोजीशन में बैठना है, हाथ को यहाँ पे लाना है, ध्यान से देखो। इसके बाद इसको परफॉर्म कैसे करा जाता है, अगर आप परफॉर्म देखोगे तो इसको इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो अब इसका फायदा क्या है, इससे भाई ये फायदा है कि उसका जो कर्ल यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी है आंशिक रूप से, उसको चेक कर लिया जाता है कि कैसी है, ठीक है या नहीं है। ठीक है, करना कैसे है, प्रोसीजर आपको पता है, चटाई लो, पीठ के बल उस पर लेट जाना है, घुटने को मोड़ लेना है, हाथों को साइड में इस तरीके से रख लेना है। ठीक है, इसके बाद इसको करना है, और इसमें आंशिक यानी कि आधा ही कर्ल करना होता है। ठीक है, पूरा नहीं करना होता है। इसमें कर्ल की कुल संख्या रिकॉर्ड की जाती है कि कौन कितना ज्यादा कर सकता है। इसके बाद एक है सिट एंड रीच। सिट एंड रीच परीक्षण में अगर हम देखें तो ये जो टेस्ट होता है ना, इसमें जो हमारा शरीर होता है उसकी लचक को देखा जाता है कि हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। जैसे ये महिला आपके सामने है, इसने अपने पैर बिल्कुल सीधे रखे हुए हैं और ये इस तरीके से अपनी कमर को मोड़ रही है। ठीक है, तो उसके इस हिस्से का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो देखी जाती है कि वो कितना अपने शरीर को आगे तक यूं करके ले जा सकती है। ठीक है, कमर की फ्लेक्सिबिलिटी पता लगती है इससे, तो इससे हम लचक क्षमता को पता कर सकते हैं। क्या क्या चाहिए भाई, तो सिट एंड रीच के लिए एक बॉक्स होता है, ठीक है, उसको वो चाहिए। स्कोर और रिकॉर्ड करने के लिए पेन पेपर चाहिए क्योंकि उस पर लिखा जाएगा। और ये सबसे पहले 1952 में वेल्स और डिलन द्वारा किया गया था। प्रक्रिया क्या होती है, जूते या जुराब जो उसको उतारकर फर्श पर टांगे सीधे फैलाकर बैठना है और पैरों को उठने नहीं देना। याद रखना, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो पैर बिल्कुल सपाट आपके फर्श से, जमीन से जुड़े होने चाहिए। ठीक है, पैर उठाना नहीं है जरा भी। दोनों घुटने फर्श के बिल्कुल समानांतर होने चाहिए। हथेलियां जो है नीचे की ओर होनी चाहिए और अपने शरीर को धीरे धीरे करके आगे ले जाना है। ये देखना है कि कितना मैक्सिमम आगे तक पहुंच सकते हैं और वहीं तक जाना है जहां तक शरीर अलाउ कर रहा हो। ऐसा ना हो कि कमर ही तोड़ लो पहले दिन ही, मतलब, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से टेस्ट किया जा सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी का टेस्ट होता है। फिर होता है पुशअप। पुशअप जो है दो तरह की है। एक संशोधित पुशअप है जो लड़कियों के लिए है। ठीक है, लड़कियां अगर मान लो इस तरीके से पूरे पुशअप नहीं कर पा रही हैं तो उनके लिए संशोधित पुशअप किया जा सकता है, जिसमें घुटने को जमीन पर लगा दिया जाता है, पैर को ऊपर उठा लिया जाता है। ये इस वाली पुशअप से थोड़ी सी आसान होती है, फीमेल्स के लिए करना आसान होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पुशअप आप सभी करते होंगे, आपने देखा ही होगा। इससे हमारे शरीर की ताकत का पता लगता है, हमारे स्टेमिना का पता लगता है, हमारी सहन क्षमता का पता लगता है। ठीक है, और इसके लिए क्या चाहिए भाई, उपकरण आपको पता है। एक सपाट साफ सतह होनी चाहिए, उस कोई मैट वगैरह हो या योगा मैट हो तो बहुत अच्छा है। पुशअप की प्रक्रिया में आप जानते हो कि हमें अपने कंधे के सामने हाथ रख के बिल्कुल सीधी दिशा में एकदम से अपने शरीर को एकदम सीधा करना होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, बिल्कुल आपका ये शरीर सीधा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका ये पीछे का हिस्सा ऐसे निकला हो या आप आगे हो, बिल्कुल एक सीधा होना चाहिए। फिर हमें अपने को नीचे ले जाना है, फिर ऊपर लाना है, फिर नीचे ले जाना है, फिर ऊपर लाना है। इस तरीके से पुशअप को परफॉर्म किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ध्यान से देखो। ठीक है, ये तो हो गया पुशअप। लड़कियों के लिए हम थोड़ा सा
अलग तरीके से करा सकते हैं इसको। इसमें घुटने जो हैं ज़मीन पे टिका दिए जाते हैं और बाकी प्रक्रिया जो है वो समान ही रहती है। स्कोरिंग के लिए टाइम देखा जाता है कि कितने समय में कितनी पुशअप कर ली है, कितनी पुशअप कर ली है। जो कम समय में ज़्यादा पुशअप कर लेगा वो वहाँ पे बेस्ट माना जाएगा। इसके बाद एक आता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, इसको देख लेते हैं। ये क्या होता है? ये एक हृदय वाहिका पुष्टि परीक्षण है। इसमें जो हमारा दिल होता है, हमारे जो फेफड़े होते हैं, उसकी जो मांसपेशी होती है उसकी क्षमता को मापा जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? हृदय और फेफड़े की जो मांसपेशी है उसके काम करने की जो क्षमता है, ठीक है, और उसके बाद काम करने के बाद पुनः शक्ति प्राप्त करने की जो क्षमता है उसको इसमें मापा जाता है, उसको देखा जाता है। ठीक है, तो एक बार इसको ध्यान से देखो। इसमें क्या होता है? बेंच होता है, बेंच चाहिए, एक बेंच और एक स्टॉप वॉच। इसमें करना क्या होता है? व्यक्ति को बेंच पे, जैसे मान लो यहाँ पे बेंच है, इस पे खड़ा होगा, पहले एक पैर रखेगा, ऊपर चढ़ेगा इस तरीके से, फिर वापस नीचे आएगा, फिर चढ़ेगा, फिर वापस नीचे आएगा। ठीक है, एक पैर से फिर दूसरे पैर से बार बार ऊपर नीचे करना होता है। और ये जो प्रक्रिया है, सबसे पहले व्यक्ति को एक उसकी जो रेस्टिंग पल्स होती है, ठीक है, उसको गिन लिया जाता है कि वो जब कुछ नहीं कर रहा है तब उसकी पल्स कैसे जा रही है और उसको करने के बाद कैसे हो रही हो, उन दोनों के बीच में अंतर भी देख लिया जाता है। ठीक है, जैसे ही परीक्षक गो बोलेगा उसको जल्दी जल्दी 30 कदम प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में उसको कम से कम 30 कदम की रफ्तार से ऊपर नीचे चढ़ना और उतरना होता है। इसी को कहा जाता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। ठीक है, ये जो क्रिया है इसे 5 मिनट तक लगातार करना है। 150 कदम, यानी 150 कदम 5 मिनट में लेने होते हैं। कदमों की ताल जो है वो 4 की गिनती में की जाती है। और जैसे पहली गिनती पर एक पैर बेंच के ऊपर आएगा, दूसरी गिनती पे दूसरा पैर आएगा, ठीक है, तीसरी गिनती गिनेंगे तो पहला पैर जमीन पे आएगा, चौथी गिनती गिनेंगे तो दूसरा पैर भी जमीन पे आएगा। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है, उसको बार बार करना होता है। उसके बाद इसके पल्स काउंट को चेक कर लिया जाता है। ठीक है, और स्कोरिंग करने के लिए फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के जरिए इसका स्कोर निकाला जाता है। फिर एक है चेयर सीट एंड रीच परीक्षण, ये नेक्स्ट है आपका। तो चेयर सीट एंड रीच परीक्षण क्या होता है इसको देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उनके शरीर का जो निचला भाग होता है उसमें क्या होता है, जो लचक होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसको जांचने के लिए ये टेस्ट कराया जा सकता है। इसमें सही मुद्रा या आसन जो होता है या सामान्य चाल तथा विभिन्न गतिशीलता संबंधित कार्य जो होते हैं उसके लिए भी इसको चेक किया जा सकता है। क्योंकि मान लो हमारी डेली लाइफ में हमें सामान्य कार्य जैसे कहीं पे बैठना हुआ, जूते के फीते बांधने के लिए झुकना पड़ता है, तो शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है, तो उसको जांचने के लिए टेस्ट कराया जा सकता है। ठीक है, कैसे कराया जाता है? तो इसमें समझिए, इसके लिए चाहिए एक पैमाना स्केल और एक कुर्सी चाहिए। अब ये जो चेयर पे बैठा हुआ है व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति है, एक पैर उसने बिल्कुल सीधा रखा हुआ है, बिल्कुल सीधा, दूसरा पैर उसने 90 डिग्री पे मोड़ा हुआ है, ध्यान से देखिए। फिर उसके अपने शरीर को उसे धीरे धीरे करके, ठीक है, पहले कमर को मोड़ना है तो यहाँ पे कमर की फ्लेक्सिबिलिटी का पता लगेगा, फिर धीरे धीरे उसको अपने पैर को छूने का प्रयास करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर वो छूने में कामयाब हो जाता है तो यानी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसका हाथ आगे तक पहुंच ही ना पा रहा हो, यानी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, कम है, तो यही जांचने के लिए कराया जाता है। प्रक्रिया में आप लिख सकते हो कि कुर्सी को दीवार से सटा कर रखना है ताकि जो प्रतिभागी है वो आराम से बैठ सके। एक पैर उसको फर्श पे समतल पे रख लेना है, दूसरा पैर जो है वो घुटने पे बिल्कुल सीधा रख लेना है। ठीक है, पैर और टखना जो है वो 90 डिग्री पे मुड़ा होना चाहिए, जैसे आप देख पा रहे हो ये यहाँ पे 90 डिग्री पे मोड़ रखा है। और दोनों हाथ के बीच में अंगुली के ऊपर का जो सिरा है उसको बराबर रखते हुए एक हाथ से दूसरे हाथ के ऊपर रखना है। जैसे आप देखो उंगली का सिरा बिल्कुल एक हाथ के से दूसरे हाथ पे रखा हुआ है और धीरे धीरे करके क्या करना है, उसको नीचे की तरफ जाना है। ठीक है, फिर उसको सांस लेते हुए दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में रखना है, सांस छोड़ते हुए कूलों पर शरीर को मोड़ते हुए, यानी ऐसे मोड़ के आगे पैर के जो पंजा है उसकी तरफ अपने हाथ को ले जाने का प्रयास करना है। एक चीज का ध्यान रखना है कि पीठ इसमें और सिर जो है वो सीधा होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पीठ सीधी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि पीठ मोड़ ली तो उससे फिर फ्लेक्सिबिलिटी का टेस्ट हो ही नहीं पाएगा। अगर पीठ मोड़ लोगे तो कहीं ना कहीं हाथ आराम से पहुंच जाएगा, तो इस चीज को देखा जाता है। फिर इसके बाद एक है जॉनसन मैथेनी मोटर एडुकेबिलिटी का परीक्षण। अब देखो जॉनसन मैथेनी टेस्ट जो है ये जॉनसन एडुकेबिलिटी टेस्ट का संशोधित संस्करण है, यानी इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, जिससे 1932 में विकसित किया गया था। फिर इसका उद्देश्य क्या होता है, जो हमारा न्यूरोमस्कुलर कौशल है, स्किल है,
उसकी क्षमता को मापना होता है। इसमें 10 आइटम थे शुरू में, ठीक है, लेकिन 1938 में मैथनी परीक्षण का अध्ययन किया गया और 6 वस्तुओं को उसमें से हटा दिया गया, यानी 10 होते थे उसमें से 6 हटा दिया गया, अब 4 जो है वो बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब इसमें 4 टेस्ट जो बचे हुए हैं वो कौन कौन से हैं? फ्रंट रोल, बैक रोल, जंपिंग हाफ टर्न और जंपिंग फुल टर्न। अब मैं आपको ऐसे तो सारी चीज़ें नहीं बता पाऊंगा ये, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो जाएगा आप इमेज को देखोगे तो। जैसे देखो ये इमेज है, ये फ्रंट रोल है। हम कहते हैं ना कि गुलाटी मारना, जैसे छोटे छोटे बच्चे गद्दे पे बिस्तर पे खूब गुलाटियां मारते हैं, तो इसमें फ्रंट रोल में ऐसे ही करना होता है। फर्श पे हमें ऐसे लेट कर चटाई वगैरह बिछा के उस पर गुलाटी मारनी होती है, आगे जाना है, फिर गुलाटी मारनी, आगे जाना है, यानी फ्रंट की तरफ जा रहे हैं तो इसको फ्रंट रोल कहते हैं। बैक रोल में क्या होता है? पीछे की तरफ आना होता है, ठीक है, इसमें भी गुलाटी मारनी है पर अपोजिट करनी है। अब ये जो जंपिंग हाफ टर्न है, इसमें इस तरीके से खड़ा होना है और एकदम से कूद के यूं हाफ टर्न लेना है, ठीक है, उछलकर हाफ टर्न लेना है, आधा ही मुड़ना है और उछल उछल के जाना है आगे की तरफ हाफ टर्न लेते हुए। ऐसे ही जो फुल टर्न होता है, आप यहाँ पे देखोगे कि जिस पोजीशन में था वापस से फुल टर्न लेके उसी तरीके से आ जाना है उसको, तो इसको क्या कहा जाता है? जंपिंग फुल टर्न, ठीक है। तो ये कुछ 4 पार्ट हैं इसके, इसको आप देख सकते हैं। तो ये जो टॉपिक मैंने आपको कराया ना, यही टॉपिक आपके पेपर में आएंगे, इससे बाहर नहीं आता है, सिंपल क्वेश्चन आएगा बिल्कुल। ज़्यादातर आपका फ्लेमिंगो बेस्ड टेस्ट पूछा जाता है पेपर में, बैलेंस टेस्ट, ठीक है, या फिर कई बार सिट एंड रीच पूछ लिया जाता है। बीएमआई पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, बीएमआई को आपको याद करना है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप टेलीग्राम पे आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, यहाँ पे पीडीएफ भी अवेलेबल करा दी जाएगी। क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप के नाम से टेलीग्राम पे अपना ग्रुप है, इसको जरूर ज्वाइन करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट है मेरा यूज़र नेम है और सत्येंद्र प्रताप मेरा नाम है।